हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन बोधि पर स्वागत करता हूं। और इस सेशन में हम 2016 में आए हुए प्रीवियस ईयर हिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे यूपीपीएससी के। और ये एक जो सीरीज हमने चलाया था कि 2022 से लेकर के पिछले ईयर्स के पेपर्स जो हैं, जो लास्ट ईयर के हम करा रहे थे, तो उनके श्रृंखला में ये एक पार्ट और है जिसमें 2016 के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। इसके पिछले वाले में 2017 का हमने देखा था। और अब तक हम 124 क्वेश्चन कर चुके हैं। 2022 से अगर देखें तो 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 और 2017, तो ये हम लोगों ने 124 क्वेश्चन अब तक कर चुके हैं हिस्ट्री के। और उनके एक्सप्लेनेशंस देख लें तो बहुत सारी जानकारी एक्स्ट्रा भी आपके पास हैं, तो उनको आप जरूर देख लीजिए। और 2016 तक कर लीजिए, बहुत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से एक फ़ायदा ये बहुत इम्पोर्टेंट मिलता है, बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है कि आने वाले पेपर का एक आइडिया मिल जाता है। दूसरा, कौन सा पोर्शन ज़्यादा हमको रिवाइज करना है उसका आइडिया मिल जाता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उनका आइडिया मिल जाता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर तो जरूर करना है। आप सब्जेक्ट वाइज कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, अगर पूरा पेपर कर रहे हो तो वो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हमने अभी 2023 का नहीं कराया है, 2023 का पूरा एक पेपर कराएंगे जल्दी ही 2-3 दिनों में। और तब तक हम भूगोल के और राज्य व्यवस्था के भी पेपर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये 2016 के क्वेश्चंस हैं, जो भी 20-22 क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं जल्दी से। और उनके एक्सप्लेनेशन जरूर सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, और उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है अशोक के शिलालेख से रिलेटेड है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। कलिंग युद्ध का विवरण हमें कहाँ मिलता है? तो ये अशोक के कुछ अभिलेख हैं, जैसे 13वां शिलालेख है, रुमनदेही स्तंभ लेख है, ह्वेनसांग का विवरण है, ये सब हैं। तो इसमें देखिए, जो अशोक का जो वृहद शिलालेख था, और वृहद शिलालेख में 13वां शिलालेख जो है ये कलिंग युद्ध का वर्णन करता है। तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो रुमनदेही स्तंभ लेख ये बिल्कुल अलग लेख है, लघु शिलालेख भी अशोक के अलग लेख हैं। और अशोक के अभिलेखों की जो भाषा है वो है प्राकृत, और जो लिपि है वो 4 लिपि हैं अलग अलग, मतलब एक अभिलेख में एक ही लिपि है लेकिन 4 लिपियों का प्रयोग किया गया है। ब्राह्मी, जो सबसे ज्यादा अभिलेख ब्राह्मी में लिखे गए हैं, तो फिर अरामाइक है, ग्रीक है, खरोष्ठी लिपि है। तो ये 4 लिपियों का प्रयोग हुआ है, और भाषा लेकिन प्राकृत है। और वृहद शिलालेख जो है ये बड़े पत्थर के, जिन पर 13 आज्ञाएं मतलब खोदी गई हैं, इनको इंस्क्राइब किया गया है। और इनके जो लिपिकार हैं वो चरक हैं, चरक लिपिकार थे। अशोक के वृहद शिलालेखों के जो लिपिकार हैं वो चपड़ हैं, चरक नहीं। 1 मिनट, इसको सही कर लीजिएगा, चरक हमने लिख दिया है, चपण होगा। तो ये अशोक के लिपिकार थे, और इन्होंने ही सारे अभिलेखों को लिखा था। और 13वां शिलालेख जो था उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। और जो कलिंग में अभिलेख लगवाए गए बृहद शिलालेख, उनमें ये बृहद मतलब इसको हटा करके और पृथक एक शिलालेख लिखवाया गया, जिसमें लिखा गया कि कलिंग की प्रजा जो है हमारी संतान की तरह है। तो उस वहां पर जो कलिंग युद्ध के वर्णन मिलता था कि इतने लाख लोग मारे गए, इतने लाख लोगों को बंदी बनाया गया, ये सब वहां से हटवा दिया गया। तो ये अशोक की एक कूटनीति दर्शाता है कि कलिंग जहां आक्रमण किया था, शासन के 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में कलिंग जीत हुई थी, और 8 वर्ष बाद जो है शासन के, तो कलिंग के लोग उस चीज का बुरा ना माने, इसलिए कलिंग में उसने वो आज्ञा जो है हटवा दी थी, और उसकी जगह पर जनता के सहानुभूति के लिए दूसरी चीज लिखवाई थी। और तो तोशली वहां की राजधानी थी कलिंग की, तो वहां के जो तोशली के जो गवर्नर थे उनको आदेश दिया था कि कलिंग की जनता की बहुत अच्छे से जो है देखभाल की जाए। चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमने आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी दे दी है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां से निकला है? तो ये सभी साइटें हैं, पाषाणिक काल स्थल हैं, और ये मध्य गंगा नदी घाटी के स्थल हैं। एक तरह से मध्य गंगा नदी घाटी के स्थल हैं। प्रतापगढ़ एरिया जो है मध्य गंगा नदी घाटी, जिसमें बेलन नदी घाटी भी बोलते हैं एक तरह से, बेलन नदी घाटी,
तो ये प्रतापगढ़ एरिया का है। तो इसमें जो दमदमा है, जैसे सराय नहर राय भी वही है, मादहा भी वही है, दमदमा भी वही है, तो 3 कंकाल जो है वो दमदमा से मिले हैं एक ही कब्र से, बाकी सब जगह से एक एक मिले हैं। तो ये पाषाणिक स्थल हैं और कंकालों से पता चलता है कि यहाँ पर पाषाण युग के लोग जो हैं रहते थे और पाषाणिक संस्कृति को ये स्थल दर्शाते हैं। ठीक है, लंगनाज है, दमदमा है, मादहा है, सराय नहर राय है, और ये सब उत्तर प्रदेश के मध्य गंगा घाटी के एरिया के हैं, बेलन नदी घाटी के आसपास के क्षेत्र हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक एंशिएंट इंडिया पर आधारित है और इसके लेखक हैं W.A. फेयर सर्विस। और फेयर सर्विस जो है ये एंशिएंट इंडिया में सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड चीजें ज्यादा इन्होंने चर्चा की हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो विकास का चरण 5 चरण फेयर सर्विस ने ही बताया था। तो इनका ज्यादा फेमस ये है कि इन्होंने जो नगरीय सभ्यता डेवलप हुई, पहली नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की, इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता है जिसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो नगरीय सभ्यता के विकास के 5 चरणों का इन्होंने उल्लेख किया था। विकास के 5 चरण बताए थे डिफरेंट काल में, कि कैसे एक बलूची ग्राम्य संस्कृतियां या जो ग्रामीण सभ्यता थी वो कैसे डेवलप होकर के एक विकसित नगरीय सभ्यता में बदली, और उसके बाद कैसे उस सभ्यता का पतन भी हुआ। जो 5वां चरण है उस सभ्यता के पतन के बारे में भी डिस्क्राइब करता है। तो ये फेयर सर्विस का योगदान रहा है एंशिएंट इंडिया का जो है चर्चा करने में, तो उन्हीं की किताब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो यहाँ मुरहाना पहाड़ है और घघरिया है, ये सब जो हैं। तो यहाँ पर देखिए एक लेखैया है, ये मेन चीज है। तो जो ये लेखैया है ये मध्य पाषाणिक काल की चीजों को बताता है। ये मध्य पाषाणिक काल स्थल है एक तरह से, और लेखैया इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ से विंध्य क्षेत्र के शिलाश्रय सर्वाधिक मानव कंकाल पाए गए हैं, करीब 17 मानव कंकाल जो है यहाँ से पाए गए हैं। तो ये इसकी जो है विशेषता है। ठीक है, बाकी ये इसका उल्लेख जो है ये डॉक्टर JN पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श में मिलता है। डॉक्टर JN पांडे, तो इनकी पुस्तक है पुरातत्व विमर्श। पुरातत्व विमर्श में के अनुसार ये जानकारी मिलती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बाकी पाषाण काल से संबंधित है, तो पाषाण कालिक स्थल है, मध्य पाषाण कालिक स्थल है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथव्या प्रथम वीर, तो ये उपाधि जो है ये समुद्रगुप्त की है, और इसका मतलब होता है पृथ्वी का प्रथम वीर, यानी जिसके जैसा कोई वीर ना हो, पृथ्वी का प्रथम वीर। और ये इन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ किया समुद्रगुप्त ने, और उस समय इन्होंने एक उपाधि ली। बाकी इनकी बहुत सारी हैं। इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये सभी लोग जानते हैं। और पराक्रमांक भी उपाधि है, व्याघ्र पराक्रमांक या पराक्रमांक इन्होंने उपाधि शुरू की। और एक है व्याघ्र यानी बाघ जैसा पराक्रमांक, व्याघ्र पराक्रमांक उपाधि है समुद्रगुप्त की। और एक कविराज भी उपाधि है, बहुत फेमस है, इनके सिक्कों पर कविराज मिलता है। और वीणा बजाते हुए वीणा वादक सिक्का जो है ये फेमस है इनका, वीणा वादक सिक्का। तो ये सब समुद्रगुप्त से रिलेटेड चीजें हैं। और एक और है इनका लिच्छवी दौहित्र, यानी लिच्छवियों का नाती, ये भी उपाधि है। ये सब समुद्रगुप्त का पूछा जाता है। और गुप्त वंश में सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार इन्होंने ही किया, और इन्हीं के पुत्र थे पृथ्वीराज सेकंड, जिनको विक्रमादित्य कहा जाता है, जिनके समय में गुप्त काल अपने चरम पर पहुंचा और स्वर्ण काल के रूप में मशहूर हुआ। भारत का पहला क्लासिकल युग कह लीजिए, साहित्य की दृष्टि से, कला की दृष्टि से, या फिर समृद्धि की दृष्टि से गुप्त काल को ही भारत का प्रथम स्वर्ण काल माना जाता है। तो ये जो है इससे रिलेटेड जानकारी थी। अब विक्रमशिला विहार का संस्थापक, तो ये देखिए बंगाल के पाल वंश के धर्मपाल थे, और ये बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, एक तरह से बौद्ध धर्म के संरक्षक थे धर्मपाल। और इन्होंने 2 विहार यानी कि विश्वविद्यालय बनाए, एक विक्रमशिला तो बनाया ही,
और प्लस साथ में एक सोमपुरी यानी पहाड़पुर जो है सोमपुरी विश्वविद्यालय, ये भी इन्हीं का है, पहाड़पुर में, वेस्ट बंगाल पहाड़पुर। तो ये 2 विद्यालय जो हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और इनका धर्मपाल का ही था, तो इसलिए ये चर्चा में जो है जाने जाते हैं, ठीक है। तो और इनकी उपाधि भी है परम सौगात, तो ये ध्यान रखिएगा, एक उपाधि भी है इनकी परम सौगात। तो इनके अभिलेखों में इनकी उपाधि मिलती है परम सौगात। तो धर्मपाल जो हैं पाल शासक थे, और पाल शासकों ने जो त्रिकोणीय संघर्ष हुआ 200 वर्षों का कन्नौज के लेकर के, त्रिपक्षीय संघर्ष जिसको कहा जाता है, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल शासकों के बीच में, तो उसमें धर्मपाल ने भी सीधे सीधे भाग लिया था, तो इसलिए भी वो चर्चा में रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। कृष्णदेव राय ने, केडी राय ये विजयनगर के महत्वपूर्ण शासक थे, नागलपुर नामक शहर बसाया था और विजयनगर के जो है महत्वपूर्ण शासक थे, विजयनगर के शासक थे। और इनके काल में विजयनगर अपने चरम पर पहुंचा, वैभव के चरम पर पहुंचा, और सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में ये फेमस थे। इनका विजयनगर साम्राज्य उस समय विश्व में एक प्रमुख नगर के रूप में देखा जाता था। ये लोग पुर्तगालियों से घोड़े आयात करते थे और इनकी सेना सबसे अच्छी मानी जाती थी। खुद बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी में विजयनगर साम्राज्य के वैभव का वर्णन किया है और कृष्णदेव राय की तारीफ भी की है कि इनके दक्षिण में एक ऐसा शासक था जिसके वैभव की उल्लेख किया है, उनकी तारीफ भी की है। और कृष्णदेव राय ने बहुत काम किए इनके समय में, तमाम सारा भूमि सर्वेक्षण हुआ, फिर उसके बाद में बढ़िया से कुछ भवन निर्माण भी हुए, नागलपुर नामक शहर भी बसा, प्लस इन्होंने 2 प्रमुख मंदिर भी बनाए, एक हजारा स्वामी मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर, ये भी तो बहुत फेमस है कृष्णदेव राय का। तो ये सब जो है इनके प्रमुख कार्य हैं। तो ध्यान रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य में अगर क्वेश्चन आता है तो वो फिर कृष्णदेव राय से एक क्वेश्चन जरूर आता है। और विजयनगर साम्राज्य एक बार थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें कुछ बहुत सारे मतलब विदेशी यात्री भी आए, नूनीज हैं, देवराय प्रथम के समय में कुछ यात्री आए, कुछ अरब यात्री आए। तो विजयनगर साम्राज्य को एक बार एक ओवरव्यू उसको जरूर एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन पीसीएस में जरूर आ जाता है। चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर ने मुख्यतया निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया? तो जहां सभी लोग जानते हैं जहांगीर जो है वो चित्रकला का प्रेमी था और चित्रकला को संरक्षण दिया। और मंसूर इनके काल के प्रमुख जो है चित्रकार थे, मंसूर थे, बसावन थे, ऐसे कई सारे थे जो है चित्रकार। चित्रकला को वैसे तो ऑर्गेनाइज चित्रकला अकबर के समय में शुरू हुई, अकबर ने एक अलग चित्रकारी विभाग बनवाया, लेकिन जहांगीर खुद एक बहुत बड़ा चित्रकार भी था और उसके काल में चित्रकला जो है बहुत फली फूली और बहुत सारे जो है उसने चित्र वगैरह भी बनवाए। तो यहाँ पर चित्रकारी हो जाएगा, ठीक है। गुलामों का गुलाम, अब ये क्वेश्चन बहुत विवादित था उस बार, बहुत लोग बलबन को कहते थे, लेकिन यहाँ इल्तुतमिश हो जाएगा क्योंकि मोहम्मद गोरी के गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना एक गुलाम खरीदा था इल्तुतमिश, यानी तो इसलिए गुलामों के गुलाम थे, ठीक है। और बाकी ये सभी मामलुक थे। मामलुक का मतलब होता स्वतंत्र माता पिता, इनके माता पिता गुलाम नहीं थे, यानी कि इनके जो वंशावली है उसमें गुलामी नहीं थी। तो ये लोग गरीबी के कारण खरीदे गए और इनके माता पिता स्वतंत्र थे और प्योर ब्लड थे, लेकिन ये लोग जो हैं खरीदे गए। और मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा उसकी योग्यता के आधार पर, और कुतुबुद्दीन ऐबक फिर उसका सिपहसालार बना और मोहम्मद गोरी ने भारत में उसको अपना कमांडर घोषित किया। जब मोहम्मद गोरी मरे तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही भारत में सल्तनत की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीद रखा था और इल्तुतमिश ने जो है वास्तविक संस्थापक कहलाए भारत में, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक तो जल्दी ही मर गए, लेकिन इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली शुरू किया, मुद्रा प्रणाली को व्यवस्थित किया, चांदी का टंका, तांबे का जीतल जो है स्टार्ट किया। इक्तादारी प्रथा ने जो है स्टेबिलिटी प्रदान की जो है सल्तनत को, और बहुत सारे काम किए। चालीसा दल बनाया अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, तुर्की अमीरों में अपने को स्ट्रांग करने के लिए उन्हें तुर्कान चहलगान यानी 40 अमीरों का एक दल भी बनाया, ये सब चीज़ें की।
बाद में बलबन जब आए तो उन्होंने चालीसा वगैरह को हटा दिया और राजत्व का दैवीय सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो बलबन यहाँ नहीं होंगे, यहाँ इल्तुतमिश ही सही ऑप्शन होगा और आप इल्तुतमिश को ही लगाइएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलवंत से हिंदू संगीत की? तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। अकबर ने, और अकबर ने हिंदू संगीत की पूरी शिक्षा भी ली और नगाड़ा नामक यंत्र बजाता था। नगाड़ा बजाने में जो है वो पारंगत था अकबर, और संगीत में विशेष रुचि भी थी। तानसेन जैसे विश्व प्रसिद्ध संगीतकार इनके नवरत्न थे अकबर के, और तमाम सारे और भी संगीतकार थे। बैजू बावरा भी थे लेकिन वो इनके दरबार में नहीं थे। बाकी बाज बहादुर प्रमुख संगीतकार थे, और कई सारी जो है कलाओं के लोग जो है अकबर के दरबार में रहते थे। अकबर ने चित्रकला को भी इम्पोर्टेंस दिया, संगीत कला को भी इम्पोर्टेंस दिया। स्थापत्य में तो बहुत माहिर थे ही, पूरा का पूरा सिटी फतेहपुर सीकरी सिटी ही अकबर के दिमाग की उपज कहा जाता है। तो इस तरह से अकबर के अंदर कला और साहित्य को लेकर के काफ़ी गुण भरे हुए थे, इसलिए यहाँ ऑप्शन इसका अकबर ही सही है। नेक्स्ट देखते हैं। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में, तो यहाँ ये देखिए लखनऊ का हो जाएगा सीधे सीधे, और ये फिरंगी महल जो है, लखनऊ का फिरंगी महल मदरसा जो है, ये न्याय शास्त्र की पढ़ाई के लिए जाना जाता था। तो इसी को जो है मतलब यही आंसर है लखनऊ। तो यहाँ और कुछ इसमें एक्सप्लेन करने कोई खास वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फिरंगी महल बस याद रखिएगा। अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं। पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? तो इसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है, 1526 हो जाएगा जो है पानीपत की लड़ाई जो है। और ये आप जानते हैं पानीपत के बाद जो है 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की लड़ाई हुई जो है, और इसके बाद फिर खानवा का युद्ध हुआ, और फिर एक घाघरा का युद्ध है। तो बाबर के टाइम पे 3 प्रमुख युद्ध हैं, पानीपत का युद्ध, फिर खानवा का युद्ध और फिर घाघरा का युद्ध। तो ये क्रम भी याद रखिएगा। ठीक है, और इब्राहिम लोदी को इन्होंने पराजित किया और हिंदुस्तान का साम्राज्य हासिल किया एक तरह से। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य, तो इसको पृथ्वीराज को माना जाता है। ठीक है, द लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी जो है ये पृथ्वीराज कहे जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के काल में मोहम्मद गोरी ने इनको हरा करके और यहाँ मुस्लिम सत्ता की स्थापना की थी। और उससे पहले यहाँ कोई मुस्लिम सत्ता नहीं थी, मुस्लिम शासक नहीं थे भारत में। हाँ, महमूद गजनवी आया लेकिन वो लूटा और चला गया, तो इसलिए यहाँ पर आंसर हम देंगे पृथ्वीराज। और ये पृथ्वीराज 3rd हैं और इनकी उपाधि है राय पिथौरा। तो राय पिथौरा की उपाधि थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इन्होंने चंदेल राजा परमारदेव को हराया था। ठीक है, और गढ़वाल वंश के राजा जो है जयचंद्र को भी हराया था। बाद में मोहम्मद गोरी ने जो है चंदावर के युद्ध में फिर राजा जयचंद्र को हराया और कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया। ठीक है, तो ये चीजें थी, ये पूर्व मध्यकाल से रिलेटेड चीजें हैं। टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? तो देखिए यहाँ ए ऑप्शन हो जाएगा। और टॉमस मुनरो को रैयतवाड़ी प्रथा भारत में लागू करने का श्रेय दिया जाता है। रैयतवाड़ी, और तमिलनाडु के, या मद्रास कह लीजिए, तमिलनाडु क्या उस समय मद्रास था, मद्रास प्रांत के 12 महल जिला में जो है, 12 महल जिला में सबसे पहले इन्होंने रैयतवाड़ी लागू किया था। और कैप्टन रीड के साथ मिल करके, कैप्टन रीड थे जो दोनों लोगों को कहा जाता है, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को। तो 3 प्रकार की राजस्व व्यवस्थाएं थी ब्रिटिश काल में। एक तो स्थायी बंदोबस्त था, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी थी और महालवाड़ी थी। तो ये जनरली दक्षिण भारत में लागू की गई और कुछ उत्तर भारत के प्रांत, कुर्ग, असम, इन सब जगहों पर लागू किया गया। बाकी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सब जगहों पर परमानेंट सेटलमेंट था। और महालवाड़ी, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत, इन सब जगहों पर लागू किया गया। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग राजस्व व्यवस्थाएं थी और उनसे कृषि पर, भारतीय कृषि पर बहुत प्रभाव पड़ा और भारतीय कृषि पर जो है एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, कोई जो है लाभ नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ ए ऑप्शन हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन। मौलाना मोहम्मद अली शौकत अली, ये अली बंधु के नाम से जाने जाते हैं, अली बंधु। और ये आंदोलन था
ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है तुर्की पर जब आक्रमण हुआ था अंग्रेजों का, तो उसमें यह था कि अगर ये लोग जीतते हैं तो खलीफा की सत्ता को समाप्त करके तुर्की का विभाजन होगा और ऑटोमन साम्राज्य को खत्म कर दिया जाएगा। तो उसी के खिलाफ जो है यहाँ भारत के मुसलमान जो हैं तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य के प्रति सहानुभूति रखते थे और उनका मानना था कि अंग्रेज अगर जीत रहे हैं या फिर संधि होती है तो तुर्की का विभाजन ना किया जाए, ऑटोमन साम्राज्य को खत्म ना किया जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खिलाफत आंदोलन शुरू तो इसी बात को लेके हुआ और यही पहला आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस से कहा कि खिलाफत आंदोलन में भी सीधे सीधे उनकी मदद करनी चाहिए। तो एक तरह से धर्म में या राजनीति में धर्म का प्रवेश कह लीजिए, चाहे धर्म का राजनीतिकरण कह लीजिए, वो यहीं से शुरू होता है खिलाफत आंदोलन से। बाद में जब ये आंदोलन नहीं सफल हुआ और अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन कर दिया, सिवराई की संधि के बाद जब तुर्की का विभाजन हो गया, तब फिर यही खिलाफत आंदोलन की जो ऊर्जा थी उसको गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में बदल दिया। उन्होंने कहा जब अंग्रेजों ने हमारी सहायता नहीं की है तो अब हम अंग्रेजों का भी सहयोग नहीं करेंगे। और फिर वहीं से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की एक नींव पड़ी और फिर भारत के मुस्लिम और हिंदू सभी ने गांधी जी को सपोर्ट किया। खिलाफत कमेटी ने भी सपोर्ट किया कि ठीक है, गांधी जी अगर असहयोग आंदोलन चलाने जा रहे हैं अंग्रेजों के प्रति तो बढ़िया है, चलाएं। तो ये चीज़ जो थी, ये खिलाफत आंदोलन ही बाद में असहयोग मतलब कन्वर्ट नहीं कह सकते हैं, लेकिन खिलाफत आंदोलन में जो चीज़ की मांग उठाई गई थी वो ना पूरी होने के बाद फिर गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। तो ये उसके जो है चीज़ें थी। नेक्स्ट देखिए, देवबंद आंदोलन संयुक्त प्रांत के किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो ये देवबंद आंदोलन की बात हो रही है और ये डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है। इसमें मौलाना हुसैन अहमद ने जो है दारुल उलूम की स्थापना की थी 1866 में, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ दारुल उलूम की स्थापना हुई थी और 1866 में। तो ये देवबंद आंदोलन था, एक प्रकार का धार्मिक आंदोलन है, मुस्लिम आंदोलन है और मौलाना हुसैन अहमद इसके लिए जाने जाते हैं। ठीक है, मौलाना हुसैन अहमद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने 1923 में कौन सी पार्टी गठित किया? तो ये स्वराज पार्टी। अभी पिछले जो हमने जो 2017 वाला करवा रहे थे पेपर, उसमें हमने इसकी चर्चा की थी, उसको देखिएगा। और ये स्वराज पार्टी की स्थापना की इन लोगों ने और अखिल भारतीय कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी पूरा नाम था, लेकिन स्वराज पार्टी के नाम से ये फेमस हुई। और इनका कहना था कि हम आने वाले जो असेंबली इलेक्शंस होंगे, प्रांतीय चुनाव होंगे, उनमें भाग लेंगे, जबकि कांग्रेस इनका विरोध कर रही थी। कांग्रेस कह रही थी कि हम भाग नहीं लेंगे। तो ये एक्चुअली में जब असहयोग आंदोलन की समाप्ति अचानक हुई, चौरी चौरा घटना हो गई 1922 में और वहाँ हिंसक गतिविधि हो गई और गांधी जी ने अचानक उस आंदोलन को समाप्त कर दिया। फिर गांधी जी गिरफ्तार हो गए, गांधी जी को जेल हो गई, सजा हो गई। तो कांग्रेस में एक निष्क्रियता की भावना पनप गई, कांग्रेस एक निष्क्रिय रूप से हो गई और कांग्रेस में दो दल हो गए। एक दल ये कह रहा था कि हमको आने वाले असेंबली इलेक्शंस में भाग लेना चाहिए, अपनी लोकप्रियता को भुनाना चाहिए और सरकार में शामिल होकर के सरकार का विरोध करना चाहिए। लेकिन एक दल था जिसमें वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू ये लोग थे। इनका मानना था कि नहीं, हम लोगों को गांधी जी के ही जो गांधीवादी विचारधारा है उसको आगे बढ़ाना चाहिए और उनके जो कार्यक्रम हैं, जैसे चरखा का जो है वितरण करना और स्वदेशी पर जो है फोकस कराना, तो एक तरह से इस तरह के कार्यक्रमों पर ही फोकस करना चाहिए, सरकार में शामिल होना उनकी नीति में नहीं था। तो इसी बात को विवाद हो गया और मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने कांग्रेस छोड़ करके स्वराज पार्टी की स्थापना की 1923 में और आने वाले चुनाव फिर लड़े भी और अच्छी खासी सफलता भी पाई। बाद में कांग्रेस ने भी उनका सपोर्ट कर दिया और कांग्रेस को भी स्वराज पार्टी के झंडे तले या स्वराज पार्टी के बैनर तले इलेक्शन लड़ने की छूट भी मिल गई। तो ये थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार, तो यहाँ देखिए सतारा हो जाएगा। सतारा जो है ये सही ऑप्शन है। सबसे पहले सतारा का विलय किया गया था। ये व्यक्तिगत नीति कह लीजिए, चाहे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कह लीजिए। और
1848 में ही सतारा का विलय कर लिया गया था, यानी कि अंग्रेजी साम्राज्य में पूरी तरह मिला लिया गया था। और ये नीति ये थी कि जिन राजवंशों के रियल वारिस नहीं है, रियल चाइल्ड नहीं है, मतलब जो रियल पुत्र नहीं है, तो दत्तक पुत्र को इन लोगों ने वारिस नहीं माना और कहा वो साम्राज्य फिर सीधे सीधे मिला लिए जाएंगे। तो इस हिसाब से सतारा को जो है सबसे पहले मिलाया गया। बाकी फिर इसमें संबलपुर आता है, संबलपुर, जैतपुर और संबलपुर की जागीर जो है मिलाएगी 1849 में। तो ये 1849 था। और फिर इसमें अगर क्रम देखें तो झांसी आता है, झांसी को मिलाया गया 1854 में। उससे पहले उदयपुर को भी मिलाया गया था, लेकिन इसमें उदयपुर है नहीं, तो 1854 में झांसी को मिलाया गया। और फिर करौली है लास्ट में 1855 में। झांसी के बाद, झांसी के साथ ही जो है नागपुर का जो राज्य था वो भी मिला लिया गया था, और 1855 में करौली को मिलाया गया था। तो ये सब इनकी विलय की नीति के आधार पर मिलाए गए थे। बाकी एक अवध था, अवध का जो विलय किया गया था, नवाब वाजिद अली शाह थे यहाँ के, तो ये कुप्रशासन के आधार पर किया गया था, क्योंकि इनके वारिस थे बिरजिस कादिर जो है, और इनकी वाइफ नवाब वाजिद अली शाह की वाइफ बेगम हजरत महल थी। लेकिन यहाँ पर कुप्रशासन का आरोप लगा करके अवध का विलय कर लिया गया था। और फिर यही सब राज्य 1857 के विद्रोह में जो राजनीतिक कारण के रूप में उभर करके आए, कि जो ये व्यक्तिगत नीति थी, इसको सबसे बड़ा पॉलिटिकल रीजन माना गया, सबसे बड़ा राजनीतिक कारण माना गया 1857 के विद्रोह का। और भी कारण थे, आर्थिक कारण थे, सामाजिक धार्मिक कारण भी थे, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है वो यही था, व्यक्तिगत नीति। बाकी आर्थिक कारणों में अंग्रेजों की जो आर्थिक नीतियां थी, जो कृषि नीतियां थी, जिससे बहुत ज़्यादा शोषण किया, उससे किसान बहुत परेशान थे, और किसानों ने ही बढ़ चढ़ करके 1857 के विद्रोह में भाग भी लिया। चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सूची मिलाना है, इस पर पहले भी चर्चा हो चुकी है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये प्रथम कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो हुआ, ये एक्सल लॉस चैपल की संधि से हुआ। ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से शुरू हुआ था, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच में जो है ये युद्ध लड़ा गया था यहाँ पर, प्रथम कर्नाटक वार, और एक्सल लॉस चैपल की संधि से अंत हुआ। बाकी तृतीय जिसमें अंग्रेजों की बीच जीत हुई निर्णायक, वो पेरिस की संधि से लड़ा जो है समाप्त हुआ। और जो इसमें युद्ध हुआ था वो युद्ध हुआ था वांडी वास का युद्ध, सबसे फेमस है वांडी वास का युद्ध, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी और पांडिचेरी को अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। बाद में पेरिस की संधि से जो है ये युद्ध का अंत हुआ और पांडिचेरी फ्रांसीसियों को मिल गया। बाकी द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक था। इसमें पहले तो फ्रांसीसियों की जीत हुई, डुप्ले की जीत हुई, लेकिन क्लाइव की चालाकी की वजह से फिर डुप्ले की हार हो गई, और फिर डुप्ले को वापस भेजा गया फ्रांस, वहां उनको फांसी दे दी गई, और फिर फ्रांसीसी गवर्नर बनकर गोडहे आए। और क्लाइव की इसमें खूब चर्चा हुई, और क्लाइव जो कि एक किरानी के रूप में, ईस्ट इंडिया कंपनी के किरानी के रूप में यहाँ आए थे, और अपनी चालाकी से और अपनी योग्यता से पहले कंपनी के एक सिंपल सिपाही बने, और फिर जो है धीरे धीरे अपने चालाकी से, अपनी कूटनीतिक से जो है उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों का जो है मन मोहा। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध में पासा पलटने में क्लाइव की बड़ी भूमिका मानी जाती है। फिर क्लाइव को बंगाल भेजा गया, वहां उन्होंने प्लासी का युद्ध जीता, तब तो उनकी चर्चा और होने लगी और भी प्रमुख हो गए। तो इस प्रकार से क्लाइव की जो शुरुआत थी वो एक तरह से द्वितीय कर्नाटक युद्ध से ही हुई थी, लॉर्ड क्लाइव, जो कि काफी फेमस है। बाकी प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिशर्स की हार हुई थी। हैदर अली जो है इसमें नेतृत्व कर रहे थे मैसूर का, और उन्होंने अंग्रेजों को बुरी हार हराई थी, और अंग्रेजों ने फिर उनसे संधि की थी। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज हार गए थे, और हैदर अली का पलड़ा जो है भारी था। तो इस तरह से ये जानकारी है। पश्चिमी भारत के डीके कर्वे का नाम, अब देखिए डीके कर्वे जो थे वो दोनों चीजों में जाने जाते हैं, स्त्री शिक्षा में भी जाने जाते हैं और विधवा पुनर्विवाह में भी जाने जाते हैं। तो थोड़ा सा विवादित प्रश्न था, स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह दोनों के लिए, लेकिन अगर आता है तो आप सी को लगाइए। स्त्री शिक्षा पर ज्यादा इन्होंने काम किया है, तो यहाँ पर सी ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सीधे सीधे आप जो है डीके कर्वे का लिए, अब स्त्री शिक्षा या विधवा पुनर्विवाह दोनों लगा सकते हैं, सी और डी दोनों ही मान्य था,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ये देखिए इनका लाल कुर्ती आंदोलन फेमस है, रेड शर्ट आंदोलन, और इन्होंने एक संगठन बताया था खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार नाम से एक संगठन बनाया था, और उस संगठन के लोग लाल कुर्ती पहनते थे, इसीलिए इनको लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा गया। और ये बाचा खान के नाम से भी फेमस थे, और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के प्रमुख क्रांतिकारी क्या एक नेता थे बाचा खान, या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के प्रमुख नेता थे, गांधीवादी नेता थे, और इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता था, सीमांत गांधी के नाम से भी फेमस थे, सीमांत गांधी। और गांधी जी को नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस में मलंग बाबा कहा जाता था, यानी गांधी जी जब उधर जाते थे उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, और ये आज का जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है वो पेशावर वाला इलाका है एक तरह से, जो कराची मतलब पेशावर का इलाका है, जहां पर आज भी बाचा खान यूनिवर्सिटी है, तो वो जो है इम्पोर्टेंट है, तो वो खान अब्दुल गफ्फार खान के ही नाम से है। और यही एक मुस्लिम थे जो कि मतलब बड़े मुस्लिम नेताओं में अगर देखा जाए, जो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे, इनका प्रांत पाकिस्तान में आता था, लेकिन ये पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे, भारत के साथ रहना चाहते थे, और इनको भारत रत्न पुरस्कार भी बाद में दिया गया खान अब्दुल गफ्फार खान को। और प्लस इन्होंने एक वक्तव्य भी दिया था कि हमें भेड़ियों के आगे मत फेंकिए, मतलब जब पाकिस्तान में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को डाला जा रहा था तो इन्होंने सीधे बोला था कि हमें भेड़ियों के सामने मत फेंकिए, ये इनका वक्तव्य उस समय का फेमस था। तो ये एक तरह से इनकी जो है प्रमुख चीजें थी, खान अब्दुल गफ्फार खान की, सीमांत गांधी के नाम से फेमस थे। ठीक है, अब किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड, तो ये क्वेश्चन पहले भी आया है, रिपीट भी हुआ है, और जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था उसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग कांड नरसंहार हुआ उसके विरोध में इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। और शंकर नायर नाम से व्यक्ति थे, उन्होंने जो है वायसराय की कार्यकारिणी से जो है इस्तीफा दे दिया था, तो ये उसलिए फेमस हैं। ठीक है, तो ये 146 तक हमने करा दिया है आपको क्वेश्चन, और 2000 जो है 22 से शुरू करके 2022 फिर 21 फिर 20 फिर 19 फिर 18 17 16, यानी कि 16 17 18 19 20 21 22 इतने ईयर्स के क्वेश्चन आपको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 इस तरह से मिल जाएंगे। और ये 146 क्वेश्चंस हैं जिनको हमने हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर को करा दिए हैं। 2023 के भी नहीं कराया है, उसका पूरा पेपर एक साथ सॉल्व कराएंगे जल्दी ही जो है। तो इस तरह से आप हिस्ट्री के क्वेश्चन आपने अच्छे खासे कर लिए हैं, और उनमें जो एक्सप्लेनेशन दिया है हमने उसको भी आपने अच्छे से जो है अगर अच्छे से आप देख लेते हैं तब भी बहुत सारे क्वेश्चन इस बार के क्लियर हो जाएंगे। और रिवीजन करते रहिए, जो भी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं उनको जरूर रिवाइज कर लीजिए। समय बहुत कम बचा है, 15-16 दिन का समय बचा हुआ है, और इन 15 दिन में सिर्फ रिवाइज करिए, जो चीज़ें पढ़ी हैं नई चीज़ें मत पढ़िए। प्लस सीसैट वाले पेपर पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा रीजनिंग के क्वेश्चंस देख लीजिए, और जो प्रीवियस ईयर पेपर सीसैट के आए हैं उनको जरूर सॉल्व कर लीजिए, उनसे बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि उस पेपर को क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है सीसैट पेपर को, नहीं तो आपका फर्स्ट पेपर चेक ही नहीं होगा। तो इसलिए आप अपने सीसैट पेपर को भी थोड़ा ध्यान दे दीजिए, और फर्स्ट पेपर में प्रीवियस ईयर पेपर ही करिए और प्लस रिवीजन करिए, और ये देखिए कि किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, उन क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा तैयार कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अब हम आगे जो सीरीज लाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स की वो भूगोल के होंगे, और भूगोल के जितने भी प्रश्न आए हैं प्रीवियस ईयर के 2022 से लेकर के 2016-17 तक उनको हम करा देंगे, वो भी 100-150 क्वेश्चन होंगे ऐसे ही, और फिर राज्य व्यवस्था के करा देंगे। तो इधर 2-3 दिन में आपका भूगोल, राज्य व्यवस्था और इतिहास जो मेजर पोर्शन है जीएस का, जिससे कि 50 से 60 क्वेश्चन आता ही है, वो आपका क्लियर हो जाएगा, और वो आपका एक बैकबोन की तरह काम भी करेगा। तो थैंक यू वेरी मच, फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।